नमस्ते मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा, अर्थ, कार्य एवं इसके महत्व। मुद्रा का जो आविष्कार है ये अर्थशास्त्र में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यंत्र कला में पहिए का आविष्कार और राजनीति विज्ञान में वोट का आविष्कार। मतलब मुद्रा आने के बाद जो अर्थशास्त्र है उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया। पुराने समय में लोगों ने जब समूह में रहना शुरू किया तो वो अपने काम के हिसाब से, जैसे जैसे लोग अपना अपना अलग अलग तरह के काम करते थे, अलग अलग तरह के काम के हिसाब से उन्होंने अलग अलग तरह के समूह बना लिए और उन समूह में वो रहने लगे। पुराने समय में जब उनको किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो जो वस्तु उनके पास होती थी उसका वो विनिमय करते थे, जिसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो पुराने समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। इस वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु देकर हम दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लेते थे और इस वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ परेशानियाँ थी, कुछ कठिनाइयाँ थी, जिसके कारण इस वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त किया गया। क्या कठिनाइयाँ थी? इन कठिनाइयों में पहली कठिनाई थी दोहरे संयोग की कठिनाई। जैसे उदाहरणार्थ मैं आपको बताऊं कि मेरे पास गेहूं है और मुझे शक्कर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो मुझे शक्कर दे सकता है। अगर मेरे पास गेहूं है और मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाऊँ, उसके पास भी अगर गेहूं हो तो दोहरा संयोग की कठिनाई हो जाए। हम दोनों के पास अगर एक ही वस्तु हो तो हम कैसे आदान प्रदान करेंगे? तो दोहरे संयोग की कठिनाई है। दूसरा, वस्तु के मूल्य मापन में कठिनाई, मतलब एक वस्तु की कितनी मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा दी जाएगी, ये मापने में भी कठिनाई होती थी। पुराने समय में आपसी समझबूझ से वो ये तय कर लेते थे कि इतनी वस्तु 2 किलो गेहूं के स्थान पर 500 ग्राम शक्कर देनी है, क्या करना है, तो वो आपस में तय कर लेते। पर फिर भी ये एक विवाद का विषय हमेशा से रहा है। भावी बचत संभव नहीं। अगर मैं बचाना चाहूँ कि मैं जो मेरे पास गेहूँ है उसको मैं बचा लूँ, अगले साल काम में लूँ, तो जो भी मेरे पास जैसे दूध, फल, सब्जियाँ अगर है उसको मैं बचाना चाहूँ तो मेरे लिए बचत करना संभव नहीं है, क्योंकि वो वस्तुएं खराब होती थी, है ना। तो अविभाज्य वस्तु का विनिमय, जैसे मेरे पास भैंस है और एक भैंस के बदले मेरे को 4 बोरी गेहूँ मिलती है और मुझे अगर 2 बोरी गेहूँ चाहिए तो भैंस का विभाजन तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऐसी वस्तु जिसका जो अविभाज्य है उसका विनिमय हम नहीं कर पाते। और दूसरा, उधार के लेखे में कठिनाई। यदि मैं एक वस्तु का आदान प्रदान करूं या मेरे पास नहीं हो या मेरे पास ज़्यादा हो और मुझे भविष्य में लिखना हो कि भविष्य में मुझे चाहिए इस वस्तु का भुगतान, तो भविष्य में कितना भुगतान लूँगा? जैसे मेरे को अगर शक्कर चाहिए, मैंने शक्कर तो ले ली और भविष्य में महीने, 2 महीने, साल भर बाद मुझे उस शक्कर की जगह गेहूँ देना है, तो भविष्य में शक्कर और गेहूं का जो आदान प्रदान है वो किस भाव से होगा, किस अनुपात से होगा, इसका लेखा करने में बहुत कठिनाई होती थी। इन सब कठिनाइयों के कारण धीरे धीरे इस वस्तु विनिमय प्रणाली का विलोप हो गया। फिर मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। कैसे हुआ? पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने राज्य की मुद्रा, राज्य की मोहर को किसी धातु पर लगा दिया करते थे। वो धातु सोने की हो सकती थी, चांदी की हो सकती थी, तांबे की हो सकती थी, और उन धातुओं से अपने राज्य की मुद्रा का निर्माण करते थे मोहर लगा करके। तो इस तरह से मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे लेन देन में बड़ी आसानी होगी कि मुद्रा हम दे करके कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं और अपनी वस्तु को बेच करके हम मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं और मुद्रा से कोई भी वस्तु ले सकते हैं। तो ये मुद्रा के प्रादुर्भाव हुआ और आधुनिक समय में इसका जो नाम पड़ा ना, मुद्रा या मनी इंग्लिश में, वो किस तरह से पड़ा वो हम देखते हैं कि ये मनी जो शब्द है ये लैटिन भाषा से आया है और इस मनी शब्द जो है ये मोनेटा, जो लैटिन जो देवी है उसके नाम से आया है। मोनेटा को एक दूसरा नाम और है, उसको जूनो कहते हैं। जूनो का अर्थ है स्वर्ग की रानी, या जो आनंद प्रदान करती है, जो सुख संपदा प्रदान करती है।
तो उसी से ये मोनेटा से मनी बना, है ना, और इस शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। इस मुद्रा में दो मुख्य गुण होते हैं, एक तो होता है सर्वग्राहिता और दूसरा होता है वैधानिकता। मतलब सभी द्वारा स्वीकृत है, सभी लोगों द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। और वैधानिकता मतलब राज्य द्वारा, शासन द्वारा इसको कानूनी रूप से इसको मान्यता प्राप्त है। तो यह सर्वग्राहिता और वैधानिकता ये दो मुख्य गुण होते हैं। और इस मुद्रा की अगर परिभाषा हम देना चाहें तो मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, जो स्थापित भुगतानों का आधार है और मूल्य संचय का साधन है, जिसको स्वतंत्र रूप से सभी द्वारा स्वीकृत किया जाता है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। हाँ, तो इस जो परिभाषा मैंने बोली है, इसको हम मुद्रा कार्य से उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, अब इस मुद्रा को मुद्रा जो है उसका पूर्ति के जो माप हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देख सकते हैं। मुद्रा पूर्ति का जो सबसे छोटा माप जिसको संकुचित मुद्रा कहते हैं वो है M1। M1 में C प्लस DD प्लस OD आता है। C मतलब नगदी, करेंसी मुद्रा, जो भी लोगों के पास नगदी के रूप में, करेंसी के रूप में पैसा है वो सब। और DD मतलब मांग जमाएं, जो भी व्यापारिक बैंकों के पास जितनी भी मांग जमाएं हैं, मांग जमाएं वह जमा होती है जो मांगे जाने पर बैंकों को भुगतान करनी होती है, जो लोगों द्वारा जमा कराई जाती है बैंक में। तो जो भी बैंक के ग्राहक होते हैं वो बैंक में जमा कराते हैं, और बैंक जब भी मांगे जाने पर वो मुद्रा प्रदान करती है तो उसको हम बोलते हैं मांग जमा। तो ये व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग जमाएं, और OD मतलब रिजर्व बैंक की दूसरी जमाएं, अन्य जमाएं। तो इससे M1 अब में बनता है C प्लस DD प्लस OD। C नगदी, करेंसी, DD मांग जमाएं व्यापारिक बैंकों की, OD यानी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अन्य जमाएं। इससे जो बड़ा मान है वो है M2। M2 जो है ये M1 जो है इसमें डाकघर में जो बचत जमाएं हैं, डाकघर या बचत बैंक की जो भी जमाएं हैं वो अगर जोड़ दी जाए तो इसका दूसरा रूप आ जाता है, मुद्रा पूर्ति का दूसरा माप आ जाता है M2। और अगर इस M1 में व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक, जो अवधि की जमाएं होती है, जो एक निश्चित अवधि के बाद बैंक को भुगतान करनी होती है, जिस पर सबसे ज़्यादा भुगतान मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, वो भी अगर जोड़ दी जाए M1 में, अगर ये जोड़ दी जाए तो M3 माप आ जाता है ना। और इससे आगे हम चलते हैं तो मुद्रा का अगला माप आता है M4। ये M4 निकालने के लिए जो M3 है उसमें डाकघर और बचत संस्था की कुल जमाएं, जो डाकघर की बचत जमाएं हैं वो जोड़ दी जाती है। तो इस तरह से हमको उसको मुद्रा पूर्ति के विभिन्न मापों को हम देख सकते हैं। अब हम देखें कि मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा हमारे क्या काम आती है। साधारण भाषा में हम समझें तो मुद्रा के द्वारा हम विभिन्न वस्तुओं को लेन देन करते हैं। हमें वस्तु खरीदनी बेचनी हो तो हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है ना। तो पहला इसका मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य अगर हम देखें तो वह है विनिमय का माध्यम। बाजार में जितने भी लेन देन होते हैं वो सब मुद्रा के रूप में होते हैं। मुद्रा से ही वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन होता है। मूल्य का मापक मतलब प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो मुद्रा के रूप में मापा जाता है कि ये वस्तु 20 रुपये किलो है, ये 15 रुपये किलो है। तो प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य मापने का आधार है वो मुद्रा है। और ये तो इसके दो मुख्य कार्य हैं। सहायक कार्य में देखें तो पहला सहायक कार्य आता है भावी भुगतानों का आधार। भविष्य में हमें भुगतान करना हो तो उसका आधार मुद्रा होती है। हमने कोई ऋण लिया है, गृह ऋण लिया है, शिक्षा ऋण लिया है ना, या कोई भी अन्य ऋण लिया है, विवाह के लिए ऋण लिया है, तो उसको भविष्य में हमें कितना चुकाना पड़ेगा, और वो चुकाने का जो आधार बनेगा वो मुद्रा बनेगी। हमें भविष्य में इसकी 1000 रुपये हमने लिए हैं तो 1100 रुपये हमें चुकाने पड़ेंगे। तो ये भावी भुगतानों का आधार बन जाती है। और मूल्य संचय का साधन, हम मुद्रा को इकट्ठा कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा। क्यों? क्योंकि मुद्रा के द्वारा हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। तो मूल्य संचय का ये साधन बन जाता है। मूल्य संचय का साधन
जैसे हम ज़मीन है हमारे पास, तो ज़मीन को हम सुरक्षित रख सकते हैं क्या? ये ज़मीन को, या हमारे पास जेवरात है, पैसा है, तो उसको सुरक्षित रखने में कठिनाई आती है। या हम जेवरात से भविष्य में कोई अन्य चीज़ लेना चाहें तो हमें उसका मान को मापने में कठिनाई आएगी। पर अगर हम मुद्रा में रखते हैं तो मुद्रा में भविष्य में हम किसी भी संपदा को खरीद सकते हैं। तो ये मूल्य संचय का साधन है, हम संचय कर सकते हैं इसको। और क्रय शक्ति का हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब अपने हाथ से दूसरे के हाथ में हम इसको अंतरित कर सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब अगर नकदी के रूप में समझें तो मैं खुद भी पैसे कोई वस्तु खरीद सकता हूं और मैं किसी दूसरे के द्वारा उसको पैसे देकर वो वस्तु मंगवा भी सकता हूं। तो मैंने अपनी क्रय शक्ति दूसरे को दे दी। आजकल के ज़माने में एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, ये चीज़ें हैं, तो एटीएम के द्वारा, चेक के द्वारा हम अपनी क्रय शक्ति का हस्तांतरण दूसरे को कर सकते हैं। तो अपनी क्रय शक्ति का हस्तांतरण हम कर सकते हैं। जो क्रय शक्ति हम में है उसी क्रय शक्ति का दूसरे को पैसा देकर या एटीएम देकर हम उसमें निर्माण कर सकते हैं कि वो भी उसी क्रय शक्ति को धारित कर पाए। तो अब इसके आकस्मिक कार्य क्या हैं? मुद्रा के आकस्मिक कार्य में राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय को मापना अगर हो, आय विधि, व्यय विधि या उत्पादन विधि से किसी विधि से मापना हो, तो वो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हम मुद्रा के रूप में मापते हैं। जिस राष्ट्र में जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगी उस राष्ट्र में उतनी ज़्यादा मुद्रा है, प्रचलित में है, लोगों की आय है। और इसके अलावा विभिन्न समाजों में, विभिन्न वर्गों में यदि सरकार को पैसा बांटना है, सरकार को विभिन्न वर्गों तक पैसा पहुंचाना है, तो सरकार पहुंचाने का काम किससे करेगी? मुद्रा के रूप में करेगी। सरकार उन्हें मुद्रा का भुगतान करेगी, ठीक है ना। जैसे विधवा विवाह पेंशन है, ये सब पेंशन का भुगतान किस में होता है? विधवा विवाह है, और भी अन्य तरह के जितने भी अनुदान मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है, वो सब मुद्रा के रूप में की जाती है। साख का आधार बन जाती है। साख के आधार का मतलब ये है, बैंकों के पास, जिस बैंक के पास जितनी ज़्यादा जमाएँ हैं, जितनी ज़्यादा मुद्रा है जमा के रूप में, वो उतना ही ज़्यादा ऋण दे पाती है, उसको ऋण देने की क्षमता में उतनी ही बढ़ती जाती है। तो ये साख का आधार बन जाती है। साख यानी ऋण देने की क्षमता, उसका आधार बन जाती है। और संपत्ति की तरलता है। तरलता का मतलब यह है कि हमें, मतलब इस अपनी संपत्ति को मुद्रा के रूप में हम रख लेते हैं, तो उस मुद्रा से वापस हम संपत्ति को क्रिएट कर सकते हैं, वापस संपत्ति को खरीद सकते हैं। नहीं तो अगर हम दूसरी चीज संपत्ति के रूप में रखते हैं तो हमें तुरंत दूसरी संपदा बनाने में, जैसे मैं मान लूँ मेरे पास कोई सोना जेवरात है, अब सोना जेवरात है तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको बेच करके मुद्रा लानी पड़ेगी, उससे फिर दूसरी संपत्ति ले सकता हूँ मैं। जबकि अगर मुद्रा है तो मैं कोई भी संपत्ति का निर्माण कर सकता हूँ, कोई भी संपत्ति बना सकता हूँ। तो संपत्ति की तरलता है। इसके अन्य कार्यों को अगर हम देखें तो अन्य कार्य में शोधन क्षमता का सूचक है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना अधिक भुगतान करने की क्षमता रखता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा मुद्रा है वो उतना ही अधिक भुगतान करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो ये शोधन क्षमता का सूचक है। इच्छा का वाहक है, हमें हमारी इच्छा पूरी करनी है, तो इच्छा पूरी करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? मुद्रा। हम मुद्रा के द्वारा हमारी प्रत्येक इच्छा को पूरी कर सकते हैं, है ना। और अब ये मुद्रा का कार्य हमने समझे। अब मुद्रा का अगर महत्व समझे तो मुद्रा का जो महत्व है ये है, पहला, बाजार व्यवस्था की धुरी। बाजार में जितने भी लेन देन होते हैं, जितनी भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सबका आधार मुद्रा ही होती है, मुद्रा के रूप में ही होता है। आर्थिक विकास का मापक है कि जिस राष्ट्र में जितनी ज़्यादा मुद्रा है, जिस राष्ट्र के लोगों के पास जितनी ज़्यादा मुद्रा है, उस राष्ट्र का माना जाता है कि वो आर्थिक रूप से विकसित है। लोगों का आर्थिक विकास भी नापना हो तो उसके मुद्रा से नापते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है तो उसका ज़्यादा आर्थिक विकास हुआ है। और किसी वर्ग के पास भी हम देखें तो जिस वर्ग के पास ज़्यादा पैसा है उसका आर्थिक विकास ज़्यादा माना जाता है। तो ये आर्थिक विकास का मापक है। अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश परिवर्तन। अर्थव्यवस्था में लोग बचाते हैं अपना पैसा जो लोग बैंकों में जमा कराते हैं या बचत करते हैं वो भावी निवेश का आधार बन जाती है। बैंकों के पास अगर लोग पैसे जमा करा रहे हैं तो बैंक उसको वापस अन्य उद्योगपतियों को या दूसरों लोगों को पैसा देकर के निवेश करा सकती है। वो अन्य कार्यों में निवेश कर सकते हैं। मेरे पास पैसा है तो भविष्य में मैं दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट यानी निवेश कर सकता हूँ।
तो ये एक बचत हमारे पास है तो हम उसको निवेश में बदल सकते हैं। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, मुद्रा के रूप में हम श्रम विभाजन और उसका विशिष्टीकरण करने में सफल हुए हैं। कैसे? जो कार्य, जो श्रम जितना विशिष्ट है उसे हम उतनी ही ज़्यादा मुद्रा देते हैं। आप प्रत्येक कंपनी में देख सकते हैं जो सबसे ऊंचा पदाधिकारी है उसको सबसे अधिक वेतन मिलता है, तो ये इस बात का सोचा गया है कि उसका कार्य अधिक विशिष्ट है। ठीक है ना? तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण कारण बनती है आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता रहती है। पैसा होने के बाद हम अपने इच्छानुसार कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं, हमारे हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बन जाती है ना। साधारणतः हम जिसके पास पैसा होता है उसको बोलते हैं सेठ जी और उसका सम्मान करते हैं। इसी तरह से जिसके पास ज़्यादा मुद्रा होती है वो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी बन जाती है। तो आज हमने इस पूरा मुद्रा का जो चैप्टर है, मुद्रा का अर्थ, कार्य और महत्व, इस पूरे जो अध्याय है इसका हमने अध्ययन किया। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।